हेलो एवरीवन। सो इससे पहले मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक वीडियो पहले भी डल चुकी है, पर उसमें मैं जो फैक्ट्स थे मुझे लगा वो थोड़ा हैफेजर्ड वे में रिकॉर्ड हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक और नया वीडियो लाना चाहिए और इसमें मैंने एसएससी के सारे पीवाईक्यूज से फैक्ट्स उठाए हैं और वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पीडीएफ में कंपाइल कर दी है। तो यदि आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन से यदि कोई सवाल आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला एक्ट जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से पास होता है। और ये इसके पीछे कारण क्यों था, क्यों ये एक्ट लाया गया? जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, तो 1764 पे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ शाह आलम बैटल हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी वो बैटल जीतती है। और साथ ही साथ 1765 में एक ट्रिटी साइन होती है सालम के साथ, जिसमें उनको दीवानी राइट्स दिए जाते हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। पर जो कंपनी थी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट में भी यदि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कंपनी फॉर्म की थी, ट्रेड के लिए भेजी थी इंडिया। तो अब जब रेवेन्यू राइट्स आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन रेवेन्यू राइट्स का गलत इस्तेमाल करती है, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्ट करती है इंडियंस से। और साथ ही साथ जो करप्शन हो रहा था, जो प्रॉफिट मार्जिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था उतना प्रॉफिट उनके पास नहीं आ रहा था। और वहाँ वहीं देखा जाए तो जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ऑफिशियल्स थे, उनकी जेब माला माल हो रही थी, वो ज़्यादा रिच हो रहे थे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट लाया गया 1773 में। तो इसमें क्या चेंजेस थे? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, जो अभी तक सेपरेट रूल हुआ करती थी, उसको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ला दिया गया। और एक पोस्ट स्टैब्लिश की गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वारेन हेस्टिंग। तो ये पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, ये फाइनल पोजीशन मीन्स ये मेरिट में रहते थे और इनके अंडर में और 3 गवर्नर्स रहते थे, उनकी कॉन्फिडेंस के साथ ये कोई डिसीजन लेते थे। एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश की गई कलकत्ता में। और साथ ही साथ इस एक्ट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे, ट्रेड व्यापारी कंपनी थी, तो व्यापार करने के लिए जो उनके अधिकार थे वो 20 साल और बढ़ा दिए गए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब है पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया। तो इसमें क्या मेजर चेंजेस हुए? तो इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बॉडी बनाई गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी तक क्या रहता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जो कि रिच एंड वेल्दी पीपल होते थे, वही पार्ट हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो वो कंपनी के मेल जोल से काम हुआ करता था। पर अब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसमें जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल इसके मेंबर होंगे और वो रिपोर्ट करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा काम कर रही है। सो उसके अकॉर्डिंग यदि कोई चेंजेस लाने होंगे तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट नए एक्ट के साथ साथ वो चेंजेस लाती जाएगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसमें 6 मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 6 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। यही पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे, जो कि इंडिया में पहले अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी देखती आ रही थी। ओके। अब जो है गवर्नर जनरल का जो पोस्ट जो प्लेस है, गवर्नर जनरल अब अधीन हो चुका था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अथॉरिटी थी वो अब गवर्नर जनरल से ऊपर आ गई। ये एक नई बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ये आप इतना दिमाग में रख सकते हैं। नया एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। इसमें कुछ खास याद नहीं रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि इसमें फिर से जो कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स हैं
कमर्शियल राइट्स हैं उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, चार्टर एक्ट आता है 1813 में। 1813 में एक नया एक्ट आता है जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1813। ये 3 चार्टर एक्ट्स याद रखिएगा, 20-20 साल के गैप में आते हैं, 1793, 1813 और इसके बाद 1833 वाला। ओके, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस लाए गए हैं चार्टर एक्ट 1813 में? तो इसमें जो मेन प्रोविजन है, जो 8 लाख रुपए एलोकेट किए गए हमारे इंडियन स्टेट एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ आ रहा था, हालांकि पार्लियामेंट को भी ये समझ आ रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कि हमें इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने अ, साथ, ताकि हम और लंबे समय तक यहाँ पे राज कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ 8 लाख रुपए एलोकेट किए फॉर द एजुकेशनल डिप्लोमेट। स्टार्टिंग में 8 लाख रुपए पर ईयरली बेसिस पे है ये, तो ये 1 साल के लिए ये अमाउंट एलोकेट हुआ ताकि यहाँ की मासेस को भी एजुकेट किया जा सके। अब 1830 में एक और चेंजेस था, जो कमर्शियल राइट था वो अब इंड हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। सिर्फ उनके जो राइट्स थे टी और टी में, जैसे चाय में यहाँ पे अभी उनके राइट थे इंडिया में, पर चाइना में वो अभी भी कंप्लीटली ट्रेड कर सकते थे। ओके, अब इसके बाद नया एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग को लेकर, वो कम्प्लीटली खत्म कर दी जाती है, पूरी तरीके से एंड हो जाती है। हाँ, एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। मीन्स अब फिर से जो सेंट्रलाइजेशन शुरुआत हुआ था 1773 एक्ट के तहत, कि एक ही टर्न किया जाए, ज़्यादा पावर एक जगह पे रखी जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पर पीक में पहुँच जाती हैं चार्टर एक्ट 1833 के टाइम पे। तो गवर्नर जनरल ऑफ, जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, सो एक और चीज़ याद रख सकते हैं इसमें, कि चार्टर एक्ट 1833 में ही क्रिश्चियन मिशनरीज को रेसिडेंशियल राइट्स, मीन्स यहाँ रहने की आज़ादी दे दी गई थी। 1813 में क्या हुआ था, क्रिश्चियंस को अलाउ कर दिया गया था कि वो यहाँ आके परसुएट कर सकते हैं, पर 1833 में उनको राइट्स, यहाँ पे रेसिडेंशियल राइट्स भी मिल गए थे, कि मीन्स वो यहाँ पे रुक सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या है, चीज़ें नई अमेंड की गई। तो लॉर्ड डलहौजी ने उस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी दी थी। इससे पहले एक्ट आने से पहले लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी रखी थी, जिसमें प्रोविंसेस को ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले लिया जाता था यदि कोई लीगल उनका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस केस में ये चीज़ें हुआ करती थी। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट था वो पूरी तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन के पास फिसलता हुआ नजर आ रहा था। चार्टर एक्ट 1853 में और ज़्यादा पावर्स छीनी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ज़्यादा मजबूत बनाया गया ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो लोग थे वो लॉ ऐसा फ्रेम करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएं। ओके, अब यहीं 1858 में एक्ट आता है, और इसी एक्ट के साथ ये माना जाता है कि अब सीधा ब्रिटिश क्राउन का रूल हो रहा है इंडिया पे। आपको ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, अब डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन, मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इंडियन पार्लियामेंट इंडिया में लॉ मेकिंग की बॉडी है, जो हाईएस्ट बॉडी है। तो 1858 में एक एक्ट आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई। पहला,
कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन से रोल खत्म कर दिया गया और पावर जो है ब्रिटिश मोनार्की के पास चली जाती है। ओके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो इसको भी अब खत्म कर दिया जाता है और एक नई पोस्ट बनाई जाती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह। न्यू पोस्ट बनती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर हुआ करता था। वो यहाँ पे, यहाँ की जो चीजें हैं वो वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा करता था और उन उससे कोऑर्डिनेट कौन करता था? यहाँ का वॉइस। ठीक है। इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी तक ऑफिस बनी हुई थी उसको हटा के एक नई ऑफिस रखी गई जो है वॉइस ऑफ इंडिया। सिमिलर पावर्स थी जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास हुआ करती थी, बट क्या वॉइस रॉय जिसको रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जो भी यहाँ की चीजें हैं, जैसे यदि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी मैटर्स में यहाँ से कोई रिपोर्ट मंगाता था तो वॉइस रॉय उनको सबमिट किया करते थे। ठीक है। ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। और यही जो एक्ट है इसमें, इससे पहले मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। अडर खान और इंग्लिश ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग होती है एंड देन दिस मुस्लिम लीग कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए। मीन्स ये था कि मुस्लिम्स जो लीडर होंगे उनको एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम के तहत चुना जाएगा जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर पाएंगे। एंड देन आफ्टर आता है मोंटेरू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और नेमिंग का तो मैंने हालांकि पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो ये नेम होता है शुरुआत में वो होता है वॉइसरॉय का नेम, और जो बाद में चेम्सफोर्ड है जैसे ये है सेक्रेटरी का नेम। तो मोंटेरू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो रहा है यहाँ पे, सॉरी मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार लीजिएगा। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। तो इसके पहले 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। एनी बीसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने काफी ज्यादा परेशान किया किसको? ब्रिटिशर्स को, कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस दे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम आपके अंडर में रहे, काम करने को तैयार है, बट हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए लेजिस्लेटिव पार्ट में। ये था डोमिनियन स्टेटस, कि हम आपके अंडर रहेंगे बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है ये सारी चीजें हम खुद देखेंगे अपना। ओके। और इसी से एक बेस निकल के आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। मीन्स कि जिससे गवर्नमेंट की जवाबदारी रहे जहाँ पे वो रूल कर रही है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था वो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं थी हमारे इंडियन सिटीजन्स को लेकर। तो अब जो है धीरे धीरे ये चीजें इवॉल्व होती हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1919 में जो एक्ट आया उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट अलग से सिट्स और क्रिश्चियन को भी देने की बात रखी जाती है और दे दिया जाता है। वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं वुमेन्स को। और एक चीज और थी, डायरकी इंट्रोड्यूस होता है प्रोविंसेस में। ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रोविंशियल जो प्रोविंस होते हैं, राजा रजवाड़े वाले इलाके थे, जैसे प्रोविंसेस मतलब प्रांत होता है, स्टेट आज के टाइम के, सिर्फ स्टेट लेवल पे ही डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो डायरकी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? डायरकी में दो चीजों में बांट दिया गया था पावर्स को। एक था रिजर्व लिस्ट, एक ट्रांसफर लिस्ट।
तो रिजर्व लिस्ट में जो थे वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए, जैसे कि जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू, ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियंस का हाथ हो, ताकि क्योंकि यदि जुडिशियल सिस्टम पे यदि हमारा कंट्रोल हो गया तो हो सकता है हम आगे चल के अपने लिए और बेटर चीज़ें कर पाएँ। तो इसलिए रिजर्व लिस्ट में वो सारी चीज़ें रखी गई जो जिसमें ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस का कंट्रोल ना हो पाए। और इसको हैंडल करता था गवर्नर, और गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सारे ब्रिटिश मेजॉरिटी के लोग ही रह होते थे। ठीक है। ट्रांसफर लिस्ट में वो सारे ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जो लेस इम्पोर्टेंस थे। ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं थे, पर इसमें भी हमें कंप्लीटली कंट्रोल नहीं था हमारे पास। मीन्स इंडियंस के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं था, जैसे कि एग्रीकल्चर, पंचायत, ये सारे सब्जेक्ट रखे तो गए थे, पर इसको भी हैंडल कौन करता था? गवर्नर। मीन्स हम सिर्फ इस पे लॉ फ्रेम करने की कोशिश कर सकते थे, बट वो फाइनल अप्रूव करेगा गवर्नर ही, ऐसा समझ सकते हैं। और एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मीन्स जो अभी आज के टाइम पे आपका लोकसभा राज्यसभा है, तो पहले जो टर्म हुआ करता था राज्यसभा का, पहले जो राज्यसभा का टर्म था 3 साल का था, और जो हमारी लोकसभा है, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं, उसका टर्म शुरुआत से ही 5 इयर्स रहा है। यूपीएससी का इस्टेब्लिशमेंट होता है इसी एक्ट के तहत। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी बॉडी जो है आज के टाइम पे वेरियस पोस्ट पे, जैसे कि यूपीएससी का जो एग्जाम्स होता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सारी जो रिक्रूटमेंट वगैरह है, ये सब यूपीएससी देखता है। और किसके रिकमेंडेशन पे ये यूपीएससी जैसी बॉडी फर्स्ट टाइम आती है लाइमलाइट में, इसका ये कमीशन का नाम दिया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, एटकिंसन कमीशन। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम आज़ादी की और करीब जा रहे हैं, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग जो होनी है वो उसके भी पास पहुंचते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। इसके पहले, ये एक्ट के पहले कई सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई 1919 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जिसके चलते ब्रिटिशर्स इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इस एक्ट में काफ़ी सारे सुधार किए जो कि इंडियंस के फेवर में थे। और कौन कौन से थे वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे एक स्वराज कमीशन हुआ, इसमें भी अ, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जैसे कि एक रिपोर्ट थी नेहरू रिपोर्ट, उसमें भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि हमें इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें कंप्लीट। फिर धीरे धीरे 1930 तक आते आते ये डिमांड उठने लगी कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। तो इसी एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट, जो आज के टाइम पे आपका सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा एक फेडरल कोर्ट। फेडरल क्यों बोलते हैं? फेडरल मतलब कि संघीय। संघीय मतलब अ, जैसे स्टेट्स होती हैं, स्टेट में एक अलग कोर्ट होता है, और एक फेडरल लेवल पे होता है, में एक सेंट्रल लेवल पे होता है, तो उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। डायरकी खत्म कर दी गई प्रोविंसेस से, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई अपने, जो प्रोविंसेस में जैसे कि जो रूलिंग होनी है, जो लॉ फ्रेमवर्क होना है, जो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपना काम अपने हिसाब से देख रेख कर सकती है, लॉ फ्रेम कर सकती है। ये सारी चीज़ें प्रोविंसेस को आज़ादी दे दी गई थी इस एक्ट के तहत। एक नई लिस्ट एड की गई, कॉन्करेंट लिस्ट। उस टाइम पे जब ये लिस्ट एड हुई थी, तब इसके अंडर 36 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। और जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, रेसिडुअरी मतलब जो ना तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना स्टेट लिस्ट का, ना कंकरेंट लिस्ट का, वो वॉइस राय के अंडर रखे गए थे। वॉइस राय उनसे डील करता था। ओके।
इस एक्ट के तहत बाईकैमरलिज्म प्रोविंसेस में भी लागू कर दिया गया था। अभी तक जो था बाईकैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पे था, तो ये चीज प्रोविंसेस में भी लागू की गई। और एक अटेम्प्ट हुआ था, ये कंप्लीटली इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। एक अटेम्प्ट किया गया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं। फेडरेशन मतलब जिसमें सभी की थोड़ी थोड़ी पावर्स को सहयोग में लेके एक यूनियन रखेंगे, उसकी बात सभी आपस में मानेंगे, ऐसी चीज। पर ये चीजें फ्रेम हो नहीं पाई। म्यांमार जो आज के टाइम पे एक अलग स्टेट है, उसका सेपरेशन भी इसी समय पे हुआ था, इस एक्ट के बाद 1937 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हैं, जो सारी चीजें इसमें डाली गई फैक्ट ही हैं, तो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, किसके लिए? फीमेल्स के लिए, लेबर्स के लिए एंड डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यही था कि जितने तरीके से तोड़ा जा सके वो तोड़ने की कोशिश में ये अलग अलग लोगों को एक चूरन दे रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट का। ओके। और इसी एक्ट के बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओके। अब आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। तो कैबिनेट मिशन, इससे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसमें बिना परमिशन के पार्टिसिपेट किया गया ब्रिटिश द्वारा। किसके बिना परमिशन के? इंडियंस के, इंडियन लीडर्स की कोई रजामंदी नहीं थी। पर उन्होंने ये सोचा कि शायद अब इसके बाद हमारे फेवर में कोई कदम उठाएगी। कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी टाइम पे इलेक्शन होता है यूके में, जिसमें लेबर पार्टी की जीत होती है। इससे पहले जो पार्टी थी वो कम्युनल पार्टी थी, अब जो पार्टी जीत के आती है वो लेबर पार्टी होती है। और इसी टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट भी साथ ही साथ चल रहा था। तो ये आप बैकग्राउंड के तौर पे इसे समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें चल रही थी। तो इसके जो मेंबर्स थे, सवाल आ सकता है कौन थे मेंबर्स? लॉर्ड पृथ्वी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड ट्रिप्स। ट्रिप्स मिशन के ये मेंबर्स थे। इन्होंने एक स्कीम प्रपोज की कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को लेके, और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब कुछ समय के लिए एक गवर्नमेंट बना देते हैं जो कि इलेक्शन तक चले। तो ऐसी चीजें प्रपोजल रखा गया। ओके। और उस प्रपोजल के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, और उसी में अब हम इसी के साथ नए फेज में आ जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे कि 16 अगस्त 1946 इंपॉर्टेंट डे है, ये कई बार सवाल आया है। डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। मीन्स डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब इसी दिन से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि अब कहने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शन लेना होगा। मीन्स वही चीजें थी कि वो चाहते थे कि हमें सेपरेट एक देश दे दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान। पर उसके लिए सहमति नहीं बन रही थी यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने कॉल दिया डायरेक्ट संडे। ओके, ठीक है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की इंटरिम गवर्नमेंट। पर ये इंटरिम गवर्नमेंट ज्यादा समय तक चलती नहीं। मेंबर्स कौन कौन थे? लियाकत अली, आई चंद्रगढ़ एटसेट्रा। अब जो हमारे नए वॉइस रॉय आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया, और इन्होंने ही माउंटबेटन प्लान रखा, जिसके तहत पार्टीशन होता है। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान को सेपरेट
स्टेटहुड मीन्स नेशनहुड मिल जाता है 14 अगस्त 1947 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इवॉल्व होती हैं और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो जो सबसे पहला इलेक्शन होता है जुलाई अगस्त 1946 के बीच में इलेक्शन हो जाते हैं असेंबली के। आज की तरह फुल फ्लेज्ड इलेक्शन नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, पर जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज बॉडीज हुई, उनके हेड हुए, स्कूल्स के हेड हुए, प्रिंसिपल्स हुए, वो सिलेक्ट किया करते थे अपने से ऊपर मेंबर्स को, जो कि उनका प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जो थी शुरुआत में 389 मेंबर्स हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 जो नॉमिनेट हुए थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स जो राजा लोगों के अधीन हुआ करते थे। इलेक्टेड इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है, कांग्रेस बहुत अच्छी सीट्स जीतती है, 208 सीट जीतती है। मुस्लिम लीग ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 73 सीट्स जीतती है। और कुछ इधर उधर की पार्टीज थी जिन्होंने भी 15 सीट बनाई इलेक्शन पे। तो टेम्परेरी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट रखा जाना ये फ्रेंच की प्रैक्टिस थी। फ्रेंच में ऐसी चीज़ें होती थी कि एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट होता था, तो वही चीज़ें वहाँ से हमने ये फॉलो अप किया है। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें डेट भी दी है 11 दिसंबर 1946, और जो टेम्परेरी थे 9 दिसंबर 1946। वो जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने प्रिसाइड किया था। और वाइस चेयरमैन कौन थे? H.C. मुखर्जी, जिनका इलेक्शन हुआ था। टीटी कृष्णमाचारी, वीटी हटा दीजिए, टीटी है। और फ्रैंक एंथनी जो कि नॉमिनेट हुए थे। तो वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे 3 लोग थे, एस.सी. मुखर्जी, टीटी कृष्णमाचारी और फ्रैंक एंथनी जो कि नॉमिनेट हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे बी.एन. राव। और इसमें 15 मेंबर्स थी जो कि फीमेल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो फर्स्ट फीमेल जो प्रिंसली स्टेट से ज्वाइन करती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो है एनी मेस्टरीन। और पहली मुस्लिम फीमेल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनी, बेगम एजाज रसूल। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे फ्रेम होने से पहले क्या क्या चीज़ें उनमें रखी गई, जैसे कि असेंबली के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट होता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद, कई सारी रीडिंग होने के बाद, जो चेंजेस हो के एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डेट है 26 नवंबर 1949। इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाता है। ठीक है। और इसी डेट को कुछ पार्ट्स जो हैं वो फोर्स में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप वाला पार्ट है, वो चीज़ें फोर्स में आ जाती है। इलेक्शन वाला पार्ट है। ओके। और 24 जनवरी 1950, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट को लास्ट मीटिंग होती है असेंबली को। इसके बाद असेंबली हट के, असेंबली बंद होके, जो हमारी जो अपर हाउस लोअर हाउस हैं, ये लोअर हाउस, उसमें सारे मेंबर्स नए तरीके से जब इलेक्शन होता है तो उसका पार्ट बन के वो दिखते हैं। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसी डेट को एक्सेप्ट किया गया कि हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत क्या होगा। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्समेंट होता है। और इस डेट को क्यों चुना गया था? क्योंकि 1929 पे हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी फॉर द फर्स्ट टाइम।
और इसी को उसी मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था कि अगले साल इसी डेट को हम पूर्ण स्वराज डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो उसी डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया जाता है और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। 284 मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अब पास कर देना चाहिए, तो उसके तहत फिर ये फोर्स में आता है। अब इम्पोर्टेंट कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे, और इसमें 7 मेंबर्स और थे। एक यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो गया है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनियन पावर्स की जो कमेटी के हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज और प्रिंसली स्टेट्स हो गया, इसके जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। कमेटी ऑन रूल्स सब्जेक्ट एंड एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के हेड थे एस वरदचरियर। ओके, इसी के साथ हम शायद अपना मीटिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में आ चुके हैं, और इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप की हैं। एक बार आप पीडीएफ से गो थ्रू हो लीजिएगा, इसमें सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जाने हैं। ओके, थैंक यू।